हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ मैथ वास्तविक संख्या, क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं जी? रियल नंबर। तो यानी चैप्टर 1 जो है आपका एनसीईआरटी मैथ का, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, उसका फुल कंसेप्ट समझेंगे। यानी कंसेप्ट किंग की अगर बात किया जाए तो भाई सिद्धनाथ सर का नाम आता है जी। तो आइए आप लोग को हम आज एकदम गर्दा मचा देते हैं कंसेप्ट में। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे बॉडी के साथ समझते हैं जी कि ये आपका वास्तविक संख्या क्या होता है। तो आइए पूरे मजे के साथ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैटर करता है सर कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो भाई पेशेंस रखिए, मैं ये पूरे को बताने के बाद आपको हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आइए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं सर कि सम संख्या क्या होता है। आ गया बउआ वाला सवाल कि सर सम संख्या किसे कहते हैं। ये तो बउआ वाला सवाल है जी, छठा वाला चौथा वाला जानता है, तो आप तो 10वां वाला है, तो जरूर जानिएगा। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं जी? इवन नंबर कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो समझिएगा सर सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं सर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया डॉट 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 लिखेंगे। यानी कहने का मतलब हो गया सर जी कि सम संख्या किसे कहते हैं? यानी वैसे संख्या जो 2 से डायरेक्ट कटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? सम संख्या। तो मेरे प्यारे प्यारे छात्र को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम संख्या क्या होता है जी। ठीक है, तो अब आपसे पूछ दे एग्जाम में क्वेश्चन कि सबसे छोटा सम, तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, सबसे छोटा सम संख्या 2 होगा, और सबसे बड़ा कहेगा तो क्या हो जाएगा जी? अनंत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो एकदम ये आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। यानी सम में कोई झंझट नहीं है। दूसरा नंबर हम लोग के लिए आता है विषम संख्या। सर विषम संख्या को तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। तो ये क्या होगा? पता नहीं चलता, पढ़वे नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। आप नहीं पढ़े फिर भी आपको मैं 2 मिनट में सेट करके देता हूं। विषम संख्या का मतलब होता है वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए जी, 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो गया सर जी? तो विषम संख्या। सर विषम संख्या इसको आप कैसे कह दिए? तो आइए देखते हैं। विषम संख्या का मतलब आप ही ना बोले सर कि 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कटना चाहिए। तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं होगा, डिजिट नहीं होगा जो 2 से नहीं कटता है। तो नहीं कटता है जी, देख लीजिए अच्छा से, कोई नहीं कटता है। 1 कटता है जी, नहीं कटता है। 3 भी नहीं कटता, ना 5 कटता, ना 7, ना 9, ना 11, ना 13, ना 17, कोई नहीं कटता है जी। तो आपको विषम संख्या का भी पूरे स्ट्रक्चर बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर जो बात देखेंगे उसका नाम है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के हम लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाला होल नंबर। कौन सा नंबर जी? होल नंबर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं होल नंबर क्या होता है। सर वैसे संख्या या छोटा मोटा लिखना चाहते हैं तो 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है जी, यानी कह दिए सर जी कि पूर्ण संख्या क्या है? तो 0 से शुरू होने वाली सभी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर कहिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं आपको समझा दूं और समझ में नहीं आएगा। तो पूर्ण संख्या का आपका कंसेप्ट कंप्लीट है जी कि 0 से शुरू होने वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना तक आपको कंसेप्ट तगड़ा है। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कि सर पूर्णांक किसको कह देते हैं? पता नहीं चलता है। आइए सर पूर्णांक क्या है? सीधा आप ध्यान रखिएगा, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं जी? इंटीजर कहते हैं। तो देखिए
पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी इंटीजर नंबर। देखिए सर, जो प्लस और माइनस दोनों में हो उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। कोई ये कंसेप्ट को कट नहीं कर सकता है, आप ये एक बार जरूर समझ लीजिएगा। प्लस और माइनस को क्या कहते हैं सर, तो ये कहते हैं पूर्णांक। आप एग्जांपल लिख सकते हो, तो ऐसे लिखेंगे डॉट 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 -2 -1 0 1 2 और इधर भी डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब जो प्लस में भी कुछ संख्या हो और कुछ संख्या माइनस में भी हो, वो संख्या आपको क्या कहलाएगा जी, तो वो संख्या आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है जी। आइए 5वां नंबर जो आपका दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है कि बताइए अभाज्य संख्या क्या है जी। अभाज्य संख्या के दूसरा नाम है ऋण संख्या, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो आज आपको हम दिमाग में फिट कर देंगे, टेंशन नहीं ले रहा है जी। सर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइमरी नंबर। क्या सर? प्राइमरी नंबर। अभाज्य का मतलब होता है वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत है जी? तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभाज्य में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा जी, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 13। एक बात और ध्यान रखिए, जिसका फैक्टर यानी जिसका गुणनखंड केवल ओनली फॉर 2 हो उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इतना तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 यानी जिसका गुणनखंड ओनली फॉर कितना 2 हो, यानी 2 को से ज्यादा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा जी, अभाज्य संख्या। अब हम लोग देखेंगे कि सर सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। एग्जामिनेशन का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, सर सह अभाज्य संख्या क्या होता है, ये तो आप हमको बताए नहीं किए और ना कभी कोई टीचर बताया। कोई दिक्कत नहीं भाई, आइए ना समझा देते हैं सह अभाज्य क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब होता है सर जी, यानी जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या होता है जी, यानी जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ले लेंगे हम लोग 2,3 3,5, इसका HCF आप निकालिएगा तो इसका कितना आएगा जी, 1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस संख्या का HCF 1 आ जाएगा है ना अभाज्य संख्या का, वो हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। आप लोग कॉपी कलम खोल करके जरूर सारे चीज को नोट कर लीजिएगा ना। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं सर, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है जी, ट्विन प्राइमरी नंबर। क्या जी, ट्विन प्राइमरी नंबर। तो देखिए जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं जी, यानी जिसके बीच का अंतर, जिस संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, यानी अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, अभाज्य होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3 और 5, 5 और 7, और लिख सकते हैं 17 19। ठीक है जी, तो ये आपका लिख सकते हैं 29 और 31 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया सर, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्योंकि जुड़वा अभाज्य किसको कहते हैं, वैसे अभाज्य संख्या जिसका बीच का अंतर 2 हो उसे हम लोग कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की चर्चा चल रही है, तो हम थोड़ा सा इसको बैकअप मार के देखते हैं। सर प्राकृतिक संख्या आप छोड़ दिए, तो देखिए तो आप प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करते हैं जी। प्राकृतिक संख्या माने काउंटिंग नंबर। ठीक है जी, यानी ऑल काउंटिंग्स नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो छोड़िए, आप लोग को अंग्रेजी नहीं बताते, यहाँ पे देखिए हिंदी है ना, यानी इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सर, नेचुरल नंबर NUMBER नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को, एकदम बउआ वाला सवाल, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी 100 तक 200 तक 300 तक। सबसे छोटा प्राकृत कितना होगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटा सम संख्या 2, सबसे छोटा विषम 1 और सबसे छोटा अभाज्य 2, सबसे छोटा भाज्य। तो भाज्य संख्या हम आपको अभी नहीं समझाए जी। ठीक है, भाज्य संख्या देख लीजिएगा, वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे
इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी कटे उसे क्या कहेंगे जी, भाज्य संख्या। माने एक के अलावा दूसरों से भागा लग जाएगा। जैसे 4 देखिए, 6 देख लीजिए, 8 देख लीजिए, और ये आपका 10 हो गया। ठीक है जी, तो आप विश्वास रखिए, आपको मैं सारा समझाऊंगा। तो सम समझ गए, विषम समझ गए, पूर्ण पूर्णांक भाज्य और सहभाज्य जुड़वा भाज्य और प्रकृत संख्या समझे जी। उसके बाद हम लोग समझे भाज्य संख्या। तो इतना तक में अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या, रिटेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इरिटेशनल नंबर। इन सब चीजों के बारे में तुरंत देखिए। चलिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो परिमेय और अपरिमेय को समझिए और झंझट को हटाइए जी। कंसेप्ट किंग है एकदम। वीडियो को जरूर देख लीजिएगा शुरू से लेके अंत तक। परिमेय संख्या क्या होता है जी? चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा, ये सब तो आप लोग हौला था तो आप लोग समझ गए जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है ना। वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा सर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हम लोग का पहला आता है परिमेय संख्या ना जी। परिमेय संख्या क्या होता है जी? परिमेय संख्या लिखिए है ना, रिटेशनल नंबर। कोई दिक्कत? आइए, वैसे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर? वैसे संख्या जो P बटा Q के रूप में हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 2 बटा 3, 4 बटा 10, 21 बटा 11, माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है जी, क्या परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं सर, Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? यहाँ कहने का मतलब है जी, Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि आप 0 से किसी संख्या में भागा नहीं दे सकते हैं जी। यानी 0 से किसी संख्या में भागा नहीं दे सकते हैं। अगर 5 से भागा दीजिएगा 0 में तो ये आपका हो जाएगा 0, बट आप 0 से भागा दीजिएगा 5 में तो ये आपका हो जाएगा अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं होगा। जिसका क्या हो जाएगा जी? कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग को नॉट इक्वल टू का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई संख्या में आप 0 से भागा नहीं दे सकते हैं जी। 0 से भागा नहीं दे सकते हैं, यानी उसका मतलब होता है अनडिफाइंड, नो सॉल्यूशन। तो परिमेय संख्या आपको अच्छा से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर देखिए, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या
कहते हैं। कोई दिक्कत बताइए जी, किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी यहाँ परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हो गया एग्जाम्पल में √2, √3, √5, √7, √11 ये सब हो गया डॉट डॉट डॉट। यानी कहने का मतलब हो गया जी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। और बोर्ड एग्जामिनेशन का P/Q ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है सर पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है माय डियर। क्या है जी? पाई अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। पाई क्या है जी? अपरिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। मगर आपको पूछ दे कि पाई का मान 22/7 क्या है जी? 22/7 क्या है सर? तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा जी? परिमेय संख्या, ध्यान रखिएगा। 22/7 परिमेय और पाई क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय भी आप अच्छा समझ गए होंगे। वैसे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जी। तो परिमेय अगर अपरिमेय का आप लोग का कंसेप्ट कंप्लीट है तो मैं आप लोग को बताऊंगा शांत और अशांत। ये चैप्टर 1 का ही टॉपिक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए परिमेय और अपरिमेय का भी खेला खत्म हो गया जी। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे शांत और अशांत का चर्चा करते हैं जी, क्योंकि चैप्टर 1 का कंसेप्ट में ये भी आता है शांत और अशांत। चलिए शांत और अशांत आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि जीवन भर आप भूलिएगा नहीं। देखिए शांत और अशांत, शांत हो गया और अशांत, शांत और अशांत, ये कंसेप्ट देखिए। इस कंसेप्ट होता है इसका, देखिए P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, ये शांत और अशांत का कंसेप्ट है जी। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले बात हम लोग को यह देखना है कि आपसे कोई पूछ दे कि शांत का शर्त क्या होता है। P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m होता है। यानी 2 और 5 के अलावा कोई संख्या एंट्री करेगा तो पूरा संख्या हो जाएगा अशांत का कंसेप्ट। और 2 और 5 खाली रहेगा या केवल 2 भी रहेगा या केवल 5 भी रहेगा तो वो आपका हो जाएगा शांत। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं जी। पहला नंबर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 11/50। बताइए कि शांत होगा या अशांत जी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप 50 को फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 2 से कितना हो जाएगा जी? 25, 5 से 5 और 5 से एक बार में। यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर्मूला P/2 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी 11 ठीक है जी। इतना तक समझ में आ रहा होगा। 11 यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 कितने बार आया है? एक बार। 5 तो 5 कितने बार आया जी? 2 बार। हम आपको क्या बोले? 2 और 5 के फैक्टर में शांत होगा, 2 और 5 के फैक्टर में शांत होगा। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया? शांत हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा नंबर एग्जाम्पल। दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है कि जैसे आपको दे दिया 13 आपको 30 दे दिया है और इसको आपको बनाना है शांत और अशांत। कैसे बनाइएगा? तो 30 को फैक्टर तोड़िए। 2 से कितना होगा जी? 15। 2 से कितना होगा? तो हो जाएगा 2 से नहीं लेगा 15 जी। 3 से कितना हो जाएगा? 5 और 5 से 1 लगेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए P/2 के पावर n गुना 5 के पावर n। अब यहाँ पे देखिए 13 अब बाटा के हो जाएगा कितना? 2 के पावर के गुना है 1 गुना, उसके अलावा हम लोग का 3 आया है 1 गुना और उसके बाद 5 आया 1 गुना। हम आप लोग को क्या बोले भाई कि अगर सर 2 और 5 के अलावा कोई आते अशांत हो जाएगा, कोई आवेगा अशांत। तो 2 और 5 के अलावा कौन एंट्री कर गया? 3, तो ये कौची हो जाएगा जी? ये प्रश्न हो जाएगा आपका अशांत। तो आपको शांत और अशांत का 100% कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और एक आपको हम प्रश्न देते हैं HW में, तीसरा नंबर में आप बताइएगा 17/70 जो है शांत होगा या अशांत? ये आप लोग बना के जरूर बता दीजिएगा आपको। ठीक है जी। तो क्या आपको शांत और अशांत का कंसेप्ट आपको समझ में आया जी? जल्दी बताइए। शांत और अशांत का कंसेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको हटा देते हैं जी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकालने का सूत्र है ना जी। एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ, भागा का रूल देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां से देखिए भागा का रूल है ना। भागा का रूल क्या होता है जी, ये तो बचपन में ही पढ़े होंगे। वर्ग का नियम है ना, वर्ग का नियम, ठीक है। देखिए यहां से तो ये समझ सकते हैं हम लोग, ये हो गया ऐसा और ये हो गया ऐसा, ठीक है जी। ये भागा का कंसेप्ट बता रहे हैं आप लोग को एल्गोरिथम विधि से। ये आपका क्या होता है, बीच वाला, बीच वाला आपका होता है भाज्य, बीच वाला क्या होता है जी, भाज्य। और ये आपका होता है भागफल, भागफल, ठीक है जी। नीचे वाला आपका होता है शेषफल, शेषफल, ठीक है, शेषफल होता है। और ये आपका होता है वाजक, वाजक है ना। हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं जी। इसको बोलते हैं क्यूटेंट, इसको क्यूटेंट कहते हैं। और इसको बोलते हैं क्या जी, इसको बोलते हैं डिवाइजर, डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। यानी हम लोग भाजक को इंग्लिश में डिवाइडेंट कहते हैं, शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं, भागफल को क्यूटेंट कहते हैं और भाजक को डिवाइजर कहते हैं। तो ये आप तो बचपन में पढ़े होंगे जी, क्लास 5 में, मगर आपको समझना होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, देखिए इसको हम लोग ए से लिखते हैं, क्या ए से, इसको हम लोग लिखते हैं बी से, इसको लिखते हैं क्यू से और इसको लिखते हैं आर से। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम लोग का फॉर्मूला निकलता है एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में निकलता है जी एल्गोरिथम सूत्र, एल्गोरिथम सूत्र हम लोग का निकल के आता है जी ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकल के आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकल के आता है जी। इस कंसेप्ट से ना कि ए का यानी एल्गोरिथम सूत्र क्या होगा जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कभी कभी आपको प्रश्न ऐसा दे देता है, आइए एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ऐसा प्रश्न देगा ऑब्जेक्टिव में कि आपका v दिया हुआ है 4, आपका q दिया हुआ है 2 और r दिया हुआ है 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप बैठाइएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है जी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे a का a रहेगा, b कितना है 4, q कितना है जी, तो आपका आया है 2 और r कितना है, तो आया 1। तो a बराबर 4 दूनी के 8 और प्लस 1, यानी a बराबर आपका 9 हो जाएगा। a कितना हो गया जी, 9 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछ लेता है। तो एल्गोरिथम सूत्र से आपको इस टाइप से बनाना है, ठीक है जी। और एल्गोरिथम विधि से आपको एचसीएफ दे दे तो वो कैसे बनेगा, आइए बताते हैं। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है जी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतना में आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मिटा देते हैं जी। खाली एल्गोरिथम सूत्र याद रखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना जी। चलिए हम यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं, फॉर्मूला यहां पे भी लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन के द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ निकाले, एचसीएफ निकाले। एचसीएफ का हिंदी होता है मसा, एचसीएफ का हिंदी क्या होता है जी, मसा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यूक्लिड विभाजन के द्वारा 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखते हैं, 135 में हम लोग करेंगे 225 का, है ना। एक बार में लगाइएगा 135, 5 में से 5 जाएगा 0 और एक पैंचा 12 में से 3 जाएगा 9, ये आपका कट जाएगा, 90 बचेगा, उतारिए 135। एचसीएफ तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे जी, एक बार में 90, 5 के 5 रह जाएगा और 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ पे फिर 90 उतरेगा, है ना। तो क्या हो गया जी, यहाँ पे 45 दूनी के 90 आपका कट गया। अब इस फार्मूला पर बैठा देना है ना जी। यहाँ पे देखिए फार्मूला पर बैठा देते हैं,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना, ए किसको कहते हैं, बीच वाला को। ए किसको कहते हैं जी, बीच वाला को। तो आपको कितना दिया हुआ है, 225 बराबर बी किसको कहते हैं, तो देखिए 135। 135 क्यों कहते हैं, देखिए भागफल को, वो 1 दिया हुआ है। आर कितना बचा है, 90। फिर यहां से हम लोग लाएंगे बीच वाला 135, फिर यहां से हो जाएगा 90, फिर गुना हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 45, फिर लाएंगे 90 यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 गुना के 2 प्लस 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF बराबर 45, ठीक है जी। तो आपको यूक्लिड विभाजन के द्वारा आराम से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि HCF कैसे निकाला जाता है जी। तो इतना अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा मसा लसा का टोटल फार्मूला। चलिए इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम लोग देखेंगे मसा लसा का फार्मूला। मसा और लसा का फॉर्मूला देखिए एकदम गजब। मसा और लसा का फॉर्मूला एकदम गजब तरीका से देखिए। चलिए दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, आइए पहला हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर होता है मसा गुने लसा। मसा गुना के लसा, मसा गुने लसा, यानी दो संख्याओं के गुणनफल आपसे पूछेगा तो मसा गुने लसा फॉर्मूला होता है। और अगर आपका मसा का फॉर्मूला पूछ दिया जाए जी कि मसा का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या लिखिएगा, तो देखिए यहां पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा लसा, बटा क्या हो जाएगा जी, लसा हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपको अगर लसा का पूछ दिया जाए, ठीक है जी, लसा का पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखिएगा जी लसा में, तो देखिए पहली संख्या अगुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा मसा, बटा क्या जी, मसा हो जाएगा। यानी मसा का फॉर्मूला पूछेगा, मसा का फॉर्मूला पूछेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, लसा का फॉर्मूला पूछेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा। आसान है याद करना। और देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका बनता है पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, ये एकदम आसान है जी। देखिए मसा गुने लसा, मसा अगुना लसा अब बटा दूसरी संख्या, बटा दूसरी संख्या, ठीक है जी। यानी पहली संख्या का फॉर्मूला पूछा गया तो मासा गुने लासा अब बटा दूसरी संख्या। फिर आपका दूसरी संख्या बराबर अगर पूछ दिया जाए, दूसरी संख्या बराबर तो कैसे बनाइएगा, देखिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है मासा अगुना लसा, मासा गुने लसा बटा पहली संख्या, बटा पहली संख्या। तो आप देखिए फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला निकला है जी, है ना। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर मसा गुने लसा, मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा के मसा, ठीक है। और पहली संख्या बराबर जी मसा गुने लसा अब बटा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा बटा पहली संख्या। तो इससे भी प्रश्न आपका एग्जामिनेशन में आता है 4 नंबर का, ठीक है जी। सब्जेक्टिव भी आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो इसको भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब मैं आप लोग का
फाइनल और लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। रैकरिंग वाला प्रश्न को आप कैसे सोल्यूशन करिएगा, रैकरिंग वाला प्रश्न को आप कैसे सोल्यूशन करिएगा जी, रैकरिंग वाला सवाल आप कैसे सोल्यूशन करिएगा। देखिए आज हम लोग का लास्ट कंसेप्ट रैकरिंग वाला कंसेप्ट ना जी, रैकरिंग वाला सवाल, सवाल है ना, रैकरिंग वाला सवाल कैसे सोल्यूशन करिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया जी, देखिए कि अगर दे दिया है 0.7 पर रैकरिंग यानी बूंदा, ये प्रश्न आपको पूछता है 0.7 पर रैकरिंग दे दिया गया है तो आप कैसे इसको हल करिएगा। तो रैकरिंग के बदला 9 पड़ता है, रैकरिंग का बदला 9, तो 7 बटा के आपका 9 आंसर हो गया। 7 बटा कितना हो गया 9, एक रैकरिंग तो 1 9, 2 रैकरिंग तो 2 9, 3 रैकरिंग तो 3 9। तो ये आपको समझ में आ गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं, अगर 0 पॉइंट है और यहाँ पे 2 और 5 इस पर रैकरिंग है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 बटा आपके आजी 99। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा नंबर सवाल समझते हैं अलग टाइप का, जैसे 0.1, यहाँ पे देख सकते हैं रैकरिंग आपका 7 पर दिया हुआ है, तो ये पूरा कितना है जी 17 दिया हुआ है ना, पूरा कितना है 17, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, जिस पर रैकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेना है। अब बाटा यहाँ पे आप रैकरिंग के बदला 9 लिखते हैं, तो एक रैकरिंग है तो 1 9, और जिस पर रैकरिंग नहीं उसके लिए 0, तो यहाँ पे 17 में से बन जाएगा 16 बटा 90। ठीक है जी, तो ये आपका रैकरिंग वाला सवाल था। चौथा नंबर सवाल आप लोग बता के जरूर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। 0.1 और यहाँ पे 5 पर रैकरिंग दिया हुआ है, इसको आप लोग जरूर बना के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का पूरे कंसेप्ट चैप्टर 1 का कंप्लीट करवा दिया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब इसका बायोडाटा होगा चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए।